अब हम देखते हैं कि इस बार का जो बजट रिलीज हुआ उसके अंदर क्या क्या की फीचर था। तो ये तो अभी तक तो हमने बजट के बेसिक्स को समझा था। अब हम समझते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जब बजट अनाउंस किया उसमें क्या क्या की पार्ट था, उसके हाइलाइट्स क्या थे। ओके, तो अब इस बार के बजट के डेटा को हम देखते हैं, कुछ सम हार्ड डेटा। तो गवर्नमेंट के पास इनकम कहाँ से आता है, रिसिप्ट कहाँ से आता है। तो सबसे मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट के पास इनकम है, that is borrowing and other liability, so that is 34%। so 1 रुपी अगर गवर्नमेंट का इनकम है तो 34 पैसा यहाँ से आ रहा है। सेकंड आप देखोगे तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, that is 17%। थर्ड आप देखोगे तो कॉर्पोरेशन टैक्स विच जो कंपनी टैक्स पे करती है, एंड इनकम टैक्स दोनों का 15% है। उसके बाद फोर्थ है एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग पे इम्पोज करते हैं। देन नॉन टैक्स रेवेन्यू है। देन सिक्स्थ कस्टम है। और उसके बाद नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट है। तो हमारे लिए बिगर कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि बोरोइंग वो मेजर कंस्टिट्यूएंट बनाता है हमारे रिसिप्ट का। मनी को हम स्पेंड कहाँ पे करते हैं, तो सबसे ज्यादा मनी हम 20% स्पेंड करते हैं जो हमने पास्ट में लोन लिया है उसके इंटरेस्ट में हम पे करते हैं। उसके बाद सेकंड आप देखोगे तो जीएसटी हमने कलेक्ट किया और स्टेट का जो शेयर है वो हमें देना है, तो डेट इज 18%। थर्ड सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, उसमें 17%। फोर्थ सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, दो टाइप के स्कीम होते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। फिफ्थ डिफेंस में फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर, इसमें 9% हम करते हैं। तो ये कुछ मेजर हमारे एक्सपेंडिचर है। तो अगर आप एक्सपेंडिचर साइड देखोगे तो मेजरली हम इंटरेस्ट पेमेंट में करते हैं, और अगर रेवेन्यू साइड देखोगे, इनकम साइड देखोगे तो मेजरली हम बोरोइंग से अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो ये थोड़ा एक इंस्टेबिलिटी जैसा सिचुएशन है। नाउ स्टेट को हमने कितना मनी ट्रांसफर किया है, तो इस बार के बजट में आप देखोगे तो 18,62,870 रुपीज हमने स्टेट को ट्रांसफर किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट इतना मनी स्टेट को ट्रांसफर किया है। स्टेट को जब हम मनी ट्रांसफर करते हैं तो वो मनी ट्रांसफर किस हेड के अंदर करते हैं, तो सबसे पहले टैक्स हमने कलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल जीएसटी किसी स्टेट से हमने कलेक्ट किया, 100 करोड़ जीएसटी हमने से गुजरात से कलेक्ट किया, और उस 100 करोड़ में से 60 करोड़ हमें गुजरात गवर्नमेंट को देना है, 40 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो स्टेट से जो टैक्स कलेक्ट किया उसका जो शेयर कितना है, तो वो डिवोल्यूशन है। तो ये 8.7 लाख करोड़ है। ये लास्ट टाइम का जो बजटरी एस्टिमेट देखोगे, अभी का देखोगे तो 10.21 लाख करोड़ है। उसके बाद सेकंड है, कुछ फंड के लिए हम ट्रांसफर करते हैं या कुछ एड हम देते हैं, तो इसको आप देखोगे तो ये है 6.76% कोई स्कीम को रन करने के लिए। थर्ड है फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दिया उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, तो ये अभी प्रेजेंट का 1.65 लाख करोड़ है। तो ये तीनों को आप ऐड करो, इतना मनी हम स्टेट को देते हैं, तो समवेयर अराउंड 18 लाख करोड़ हम स्टेट को ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे ज्यादा टैक्स का शेयर है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम को रन करने के लिए, और थर्ड फाइनेंस कमीशन ने जो फॉर्मूला दिया था उसके अकॉर्डिंग। अभी प्रेजेंटली फाइनेंस कमीशन का फॉर्मूला है कि 42% जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है वो स्टेट को मिलना चाहिए। तो ये फॉर्मूला पे प्रेजेंटली अभी वर्क करते हैं। 2023 तक अभी जो प्रेजेंट फाइनेंशियली फाइनेंस कमीशन है उसका टर्म है, और उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करेंगे। बजट का पूरा साइज आप देखोगे तो 45.03 लाख करोड़ का हमारे बजट का साइज है, और ये सारे उसके एक्सपेंडिचर हैं, और ये सारा उसका रिसिप्ट है जो आगे हमने देखा था। उसके बाद टैक्स टू जीडीपी रेशियो देखो, तो ये हमारे लिए एक बिगेस्ट कॉज ऑफ कंसर्न है। 11.1% हमारे पास टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, यानी हमारा जीडीपी अगर 100 रुपए का है तो टैक्स कलेक्शन इंडिया में 11 रुपए का ही हो रहा है, तो ये वन ऑफ द लोएस्ट है। उसमें आप इनडायरेक्ट टैक्स देखोगे तो 5.1% है, डायरेक्ट टैक्स देखोगे तो 6% है। अगर मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जस्ट 6% पीपल इन आवर कंट्री आर पेइंग टैक्सेस, और जिससे 100 करोड़ लोगों को 100% लोगों को बेनिफिट हो रहा है। उसके बाद आप नेट रिसिप्ट देखोगे तो सेंटर का टैक्स रेवेन्यू उससे 23.3 लाख करोड़ का गेन हो रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू उससे 3.0 का गेन हो रहा है,
और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीप्ट है उससे 0.8 लाख करोड़ का गेन हो रहा है। तो मेजर नेट सेंटर टैक्स रेवेन्यू से उसको गेन हो रहा है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को आप देखो तो उसका सबसे ज्यादा मनी स्पेंड होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 14.68 लाख करोड़। उसका सेकंड मनी स्पेंड होता है अदर सेंट्रल सेक्टर एक्सपेंडिचर में। थर्ड उसका मनी स्पेंड होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को डे टू डे रन करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फोर्थ उसका होता है डेट इज सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के लिए। और फिफ्थ होता है अदर ग्रांट और लोन जो स्टेट गवर्नमेंट को देता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जितना मनी स्पेंड कर रही है तो वो उसके एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर देखोगे तो अगर रिसेंट टाइम में अगर आप बजट को देख रहे हो तो कुछ पॉजिटिव अगर आप ले सकते हो तो पॉजिटिव ये है कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। और इस बार के बजट में हमने बहुत ज्यादा हाइक किया है उसको। तो अर्ली लास्ट बजट में 10.5 लाख करोड़ था, अब ये है 13.7 लाख करोड़ है। तो ये काफी ज्यादा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कहा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जब आप 1 रुपी इन्वेस्ट करोगे तो यू विल गेट गेन ऑफ 8 रुपीज। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। इन इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इन सब में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें बेनिफिट होता है। एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो इस क्लास में मैं लेक्चर ले रहा हूँ और लेक्चर के लिए मेरे को पर लेक्चर 2000 रुपीज मिल रहा है। अभी इस क्लास में 2 स्टूडेंट ही बैठे हैं, देन ऑल्सो आई विल गेट 2000 रुपीज। इस क्लास में 50 स्टूडेंट आ गए हैं, देन ऑल्सो आई विल गेट 2000 रुपीज। बट जब 50 स्टूडेंट्स इस रूम में आ गए तो परसेंटेज वाइज देखो कितना इंक्रीज हुआ। तो टोटल 25 टाइम इंक्रीज हुआ, यानी 2500% ग्रोथ हुआ। बट मेरा सैलरी कितना हो गया, उतना ही हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है और सर्विस सेक्टर में जब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो सर्विस सेक्टर उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट करता है। ऐसा कहा जाता है कि जब सर्विस सेक्टर में 1% ग्रोथ होता है और मैन्युफैक्चरिंग में 1% ग्रोथ होता है तो मैन्युफैक्चरिंग 8 लोगों को एम्प्लॉय करता है और सर्विस सेक्टर 1 लोगों को एम्प्लॉय करेगा। तो सर्विस सेक्टर के अंदर उतना जॉब क्रिएट नहीं होता। डेट्स वाई 1991 रिफॉर्म के बाद हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ बट उसने सफिशिएंट जॉब नहीं क्रिएट किया। और आज हम जॉबलेस इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहे हैं वेयर ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट है। एक बजट के बाद एक डिबेट आ रहा था, मैं इस डिबेट को देख रहा था। तो वो जो जर्नलिस्ट थे उनका आर्गुमेंट ये था कि मैं अपने कॉलेज में कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं था, स्कूल में भी अच्छा स्टूडेंट नहीं था, बट देन ऑल्सो मैंने जब कॉलेज कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद मेरे को एक डिसेंट जॉब मिला और ठीक ठाक मेरा करियर चला। अब वो 60-70 ईयर्स के हैं, रिटायरमेंट के एज पे हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक ठाक मेरा करियर चला। बट आज के जो कॉलेज पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहले तो स्ट्रगल कर रहे हैं कि जिस फील्ड में उन्होंने अपना कॉलेज कंप्लीट किया है उसी फील्ड में उनको जॉब मिले। ये उनका पहला स्ट्रगल होता है। और दूसरा, उनको जॉब ऐसा मिले जो थोड़ा स्टेबल हो। बिकॉज अभी आप देखोगे तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी वो 1000 लोगों को एक साथ ले ऑफ कर देती है। तो एक तो स्टेबल जॉब चाहिए और जिस फील्ड में आप पास आउट हुए हैं उसमें जॉब चाहिए। तो जॉब का क्राइसिस एक्यूट है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, स्पेशली जब टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा डेवलप हो गया है और स्पेशली जब कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। तो नाउ दिस प्रॉब्लम इज वेरी वेरी सिवियर। उसके बाद गवर्नमेंट मनी स्पेंड कर रही है, तो मनी कहाँ कहाँ स्पेंड कर रही है। तो उसमें सबसे ज्यादा मनी गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, दैट इज 10,79,971 करोड़ है, वो इंटरेस्ट पेमेंट में कर रही है। अब ये देखो पूरा एक बॉक्स को कंसिडर करो तो ये देखोगे तो मेजर कंस्टिट्यूएंट है। उसके बाद सेकंड मनी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है, दिस इज गुड थिंग। थर्ड, गवर्नमेंट मनी स्पेंड कर रही है डिफेंस में। फोर्थ, गवर्नमेंट मनी स्पेंड कर रही है सब्सिडी में, फर्टिलाइजर, फूड, पेट्रोलियम, दिस इज ऑल्सो गुड रीजन, ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। और फिफ्थ, गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है स्टेट को दे रही है। अगर स्टेट इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह यूज करते हैं तो इट इज गुड, स्टेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह यूज करता है तो इट इज नॉट गुड। तो ये 5 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेजर एक्सपेंडिचर हैं, जिसमें से हमें इंटरेस्ट पेमेंट कम करना चाहिए, डिफेंस पे कम करना चाहिए। अब आप देखो कि अगर हमारा फॉरेन पॉलिसी ऐसा है
कि बहुत एक माचो फॉरेन पॉलिसी है। फॉर एग्जांपल कि कोई भी कंट्री कुछ भी करता है तो हम उसको 56 इंच का चेस्ट दिखाएंगे, है ना, या हम उसको अपना लाल आंख दिखाएंगे, लेकिन उससे लॉस हमें होता है। बट हमारा फॉरेन पॉलिसी ऐसा होना चाहिए कि मिनिमम कंट्री के साथ हमारा कंफ्लिक्ट हो। चलो आपको अगर कंफ्लिक्ट करना भी है तो एटलीस्ट वेट फॉर 10 15 20 ईयर तक वेट कर लो। वंस इकोनॉमी एक सफिशिएंट लेवल पे पहुंच जाता है तो देन यू कैन गो फॉर इट। बट प्रेजेंटली वी कैन नॉट अफोर्ड conflict with Sri Lanka, conflict with Nepal, conflict with China, conflict with Pakistan, Afghanistan, Maldives. We cannot afford at this point of time, क्योंकि हमारा डिफेंस बजट जो है लास्ट बजट में ये सेकंड था। तो ये एक सीरियस कंसर्न है। उसके बाद सब्सिडी जब हम देते हैं तो हमें ट्राई ये करना चाहिए, जैसे कोई एंटरप्रेन्योर है उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको हम लोन में सब्सिडी दें। हम सब्सिडी इस तरीके से दें कि वो जॉब क्रिएशन में हेल्प करे। जैसे अब किसी को कार परचेज करना है, उसमें आप सब्सिडी दोगे तो वो वर्क नहीं करेगा। रीजन, कार परचेस करके हम लेके आते हैं तो जिस दिन हम परचेस करके लेके आते हैं उस दिन से उसका रेट रिड्यूस होने लगता है। तो आपने 5.94 लाख करोड़ नहीं है, क्या था डिफेंस पे, डिफेंस में ये इस बार का बजट का है ये, क्या 5.94 लाख करोड़ कहाँ से देखा आपने? न्यूज में। न्यूज का छोड़ो, जाने दो। ये जो सर गूगल में भी आ रहा है। अरे भाई सुनो सही मेरी बात, ये बजट का जो डॉक्यूमेंट था वहां से मैंने लिया है ये, है ना। ट्रांसपोर्ट में 2.70 बजट का जो डॉक्यूमेंट था वहीं से मैंने लिया है ये फिगर, आप देख लेना फिर, है ना। जो बजट जो आया था ना उसका डॉक्यूमेंट, तो वहीं से ये फिगर लिया है, आप देख लेना। अब न्यूज में क्या करते हैं नहीं करते हो पता नहीं। बजट का जो डॉक्यूमेंट है, जो बजट हाईलाइट वाला आया था वहीं से लिया है ये, ठीक है। वो सब मेरे को नहीं पता। मेरे को सिंपल ही, मैं न्यूज देखता ही नहीं। सिंपल जो बजट का डॉक्यूमेंट है वो हमारे काम का है, बाकी जो करना है नहीं करना है वो तो क्या करना है, अभी तो अमृत काल चल रहा है, कुछ भी कभी भी हो सकता है ना, वी कैन नॉट से। देन कौन से मेजर आइटम है हमारे एक्सपेंडिचर के, तो सारे मेजर आइटम देखो तो सोशल वेलफेयर है, अर्बन डेवलपमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, रूरल डेवलपमेंट है, ट्रांसपोर्ट है। इसमें सब में इंक्रीज हो रहा है, रूरल डेवलपमेंट में डिग्री साइड पे है। अब क्यों? क्योंकि एक रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के लिए हमारे पास स्कीम है मनरेगा, और उसके बजट का एलोकेशन हमने कट किया है रिसेंट टाइम में। तो बाकी सब में इंक्रीमेंट है, रूरल डेवलपमेंट में डिक्रीज है। उसके बाद आप गवर्नमेंट स्कीम को देखोगे तो गवर्नमेंट स्कीम को आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो। एक है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, और दूसरा सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दो में डिवाइड कर सकते हो। तो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, इसको स्टेट इंप्लीमेंट करता है। स्टेट और कॉन्करेंट सब्जेक्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर ये स्कीम है। सेवेंथ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, वी हैव यूनियन लिस्ट, वी हैव स्टेट लिस्ट एंड वी हैव कॉन्करेंट लिस्ट। सो यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट है उसके ऊपर सेंट्रल सेक्टर स्कीम लेके आते हैं। स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर हम सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम लेके आते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम को सेंटर गवर्नमेंट ही फंड करता है, सेंटर गवर्नमेंट ही उसको इंप्लीमेंट करता है। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम को स्टेट गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट करता है, इसको फंडिंग सेंटर गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, एक कोर ऑफ द कोर स्कीम है और दूसरा कोर स्कीम है। कोर ऑफ द कोर स्कीम के अंदर टोटल 6 स्कीम है, इसको 100% सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करता है। कोर स्कीम है उसमें फंडिंग पैटर्न कुछ रेशियो पे है। अगर 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखोगे, 2 हिमालयन स्टेट को देखोगे, तो 90 और 10 का पैटर्न है। 90% इसको इंप्लीमेंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10% स्टेट गवर्नमेंट देगा। अदर स्टेट में आप देखोगे जैसे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, 60% सेंट्रल गवर्नमेंट, 40% स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर 100%, जैसे दमन एंड दीव है, दादरा नगर हवेली है, तो दैट इज 100% सेंट्रल गवर्नमेंट। और यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर JNK, दिल्ली, पुडुचेरी, उसमें 80% सेंट्रल गवर्नमेंट, 20% स्टेट गवर्नमेंट। तो ये कोर स्कीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है। अब समझते हैं कौन से कोर ऑफ द कोर स्कीम है। तो 6 कोर ऑफ द कोर स्कीम है जिसमें 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। तो एक है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इसके थ्रू विडोवर पेंशन, डिसेबल पेंशन, अनएम्प्लॉयड पेंशन, ये सब हम रन करते हैं।
तो इसको डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट रन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, शॉर्ट में इसको मनरेगा कहते हैं, इसको भी डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देन अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, माइनॉरिटीज। सो शेड्यूल्ड ट्राइब ये आता है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अनदर है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, और ये है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। उसके बाद दूसरे वल्नरेबल ग्रुप है, जैसे डिफरेंशियली एबल हो गया, या ट्रांसजेंडर हो गया, या वुमेन हो गया, या चाइल्ड हो गया, तो उसके लिए हम रन करते हैं अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर वल्नरेबल ग्रुप, उसको हम रन करते हैं। देन इस बार के बजट के कुछ हार्ड फैक्ट, कुछ क्रूड फैक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिस्कल डेफिसिट हमारा 6.4 रहने का फोरकास्ट है। इन्फ्लेशन देखोगे तो ये हमारे लिए एक बिगर कॉज ऑफ कंसर्न है। सीपीआई इन्फ्लेशन 6.8 एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल इंडेक्स इन्फ्लेशन 11.5, जबकि इन्फ्लेशन के लिए कंफर्टेबल मार्जिन है 2% से 6% कंफर्टेबल मार्जिन है। तो रिटेल इन्फ्लेशन दैट इज सीपीआई वो भी कंफर्टेबल मार्जिन से ऊपर है, और होलसेल इन्फ्लेशन तो ऑलमोस्ट डबल है। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखोगे तो ये हमारा रिड्यूस हुआ, 607 बिलियन डॉलर हमारे पास फॉरेन रिजर्व था, अब ये डिक्रीज होके 563 हुआ। जीडीपी ग्रोथ में आप पॉजिटिव ले सकते हो कि 6 to 6.8% जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट है, तो दैट इज गुड थिंग। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारा इकोनॉमी इतना डाउन चला गया आफ्टर कोरोना कि अब वो अगर राइज भी होगा तो प्री कोरोना लेवल पहुंचना हमारे लिए सबसे पहले चैलेंज है। सर्विस सेक्टर में 9.1% ग्रोथ है, बट प्रॉब्लम है कि सर्विस सेक्टर उतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करता। एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटी में 3.5% ग्रोथ है, बहुत कम ग्रोथ है, इसमें हमें डबल डिजिट ग्रोथ चाहिए। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ 4.1% है। तो आप अगर ग्रोथ को देखोगे तो सर्विस सेक्टर मेजर इंडिया के ग्रोथ स्टोरी को पुल कर रहा है, बट आइदर वे होना चाहिए, इट शुड बी एग्रीकल्चर और इट शुड बी इंडस्ट्री, बिकॉज उन दो जगह पे एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल ज्यादा है कंपेयर टू सर्विस सेक्टर। आईएमएफ का भी प्रोजेक्शन आया था, तो आईएमएफ ने कुछ मेजर इकोनॉमी के इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट किया है। तो पूरे वर्ल्ड का उन्होंने ग्रोथ रेट 2.9% प्रोजेक्ट किया, इंडिया का 6.1% प्रोजेक्ट किया, विच इज अ गुड थिंग। और बजट भी में भी मोरलेस इतना है, 6.4 to 6.8 है। तो आप कह सकते हो कि दिस कमिंग फाइनेंशियल ईयर अगर इस बार मॉनसून ठीक हो जाता है, इस बार फेस्टिवल में लोग प्रॉपर वे में स्पेंडिंग करते हैं, तो आवर इकोनॉमी इज ऑन द रोड टू रिकवरी। ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा था। जर्मनी का देखोगे 0.1%, जापान का 1.8%, चाइना का 5.2% एंड यूएस का 1.4%। तो इंडिया का अभी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज गुड फोरकास्ट।